हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्षेत्रीय मंत्री अनिल सिंह खेड़ा जी मौजूद हैं, जो कि 2019 के चुनाव में दावेदारी भी दिखा रहे थे लोकसभा की और गाजियाबाद में मजबूत अपना दावेदारी पेश भी की थी। इस बार 2024 के चुनाव हैं, राजनीतिक तैयारियां कैसी हैं, माहौल कैसा है गाजियाबाद का, और साथ ही साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर में, इन सब पर चर्चा भी करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारी इस पॉडकास्ट एपिसोड में। अनिल जी, मेरा सीधा सा सवाल सबसे पहला यही होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं। क्या लग रहा है कि किस तरीके की तैयारियां हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की, और खास तौर पे यूपी की, क्योंकि बहुत बड़ा दायरा है यूपी का, जिस योगदान होता है जिसका पूरे लोकसभा चुनाव में। तो आपको क्या लगता है कि कैसी राजनीतिक स्तर पे आप लोगों की रणनीति तैयार हो रही है? लोकसभा चुनाव नजदीक है, जैसा कि आपने अभी कहा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव चुनाव के लिए तैयार रहता है, और इस बार का चुनाव तो आप ऐसा मानकर चलिए कि देश की जनता इस चुनाव लड़ाने के मूड में है। मुद्दे सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सरकारों के द्वारा गत वर्ष में जितने काम किए गए हैं, उस काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में रहने वाली है, और निश्चित तौर से पहले से भी अधिक सीटें भी हमको मिलने वाली है। और जैसे मैंने पहला कहा आपसे कि इस बार जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए। कई ज्वलनशील मुद्दे इस बारी जो है लोकसभा चुनाव में रहने वाले हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी तक निकल के आ रहा है, जिसको शायद हो सकता है विपक्ष अपना हथियार बनाए, सीएए कानून जो आया है। कैसे देखते हैं इस नागरिकता कानून को आप लोग, और क्या लगता है कि ये आपका वो मुद्दा होगा जो आपको इसमें आगे खेलने के लिए ले जाएगा, या आपको बैकवर्ड पे लाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे कहूं, ये सरकार का चुनावी मुद्दा नहीं है, हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है। ये बहुत संवेदनशील विषय है। जो विपक्ष के लोग आज इसको चुनावी मुद्दा बता रहे हैं, तो ये चुनावी मुद्दा नहीं है, संवेदनाओं का विषय है। बिल्कुल। भारत के रहने वाले ऐसे लोग जो किन्हीं कारणों से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वहां रहते हैं, और धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर उनके साथ जो भेदभाव वहां किया जाता है, तो ऐसे लोग अगर परेशान होंगे, किसी कारण से उनको प्रताड़ित किया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से अपने घर की तरफ व्यक्ति चलता है। तो उनकी आशा केवल ऐसी परिस्थिति में भारत से, और भारत का हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम ऐसे अपने लोगों को अपने यहाँ उनको यथोचित सम्मान भी दें, और संविधान के का जो दृष्टिकोण है, संविधान का जो दायरा है, उसके अनुसार उनको नागरिकता भी दें। तो इसको लेकर के ये कानून है। विपक्ष के पास कुछ मुद्दा है नहीं, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड के कारण चीजों में विलंब हुआ। अब इसके लिए उपयुक्त समय था, इसको लागू कर दिया गया है। लेकिन सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले ही इसे लागू किया है। 2024 बिल्कुल चुनाव जब सिर पे आ गया तब किया है। 10 साल का समय था, क्यों इतना देर हुआ, आपको क्या लगता है? नहीं, 10 साल की बात तो इसमें नहीं की जा सकती, जो कि जब कोई बिल लोकसभा के पटल पर आता है, चर्चा होती है, सब लोगों से राय मशवरा किया जाता है, उसकी तैयारी होती है, बनता है। उस बीच में कोविड का कार्यकाल आया, उस कारण थोड़ा विलंब हुआ है। और उसके बाद तो ये जब भी करेंगे, इसको जब भी करते, तो ये स्वाभाविक विपक्ष का तो काम है। आप कोई काम जिस समय करेंगे वो तभी कहेंगे आपने अभी क्यों किया। तो चूंकि अभी आचार संहिता लगने में चीजों में समय है, तो उसके पूर्व इसको करना ही था। प्रतिबद्धता थी हमारी भारतीय जनता पार्टी के, हमारे घोषणा पत्र का विषय है। तो कोविड के कारण विलंब हुआ, बाकी तो कोई और कारण नहीं, इसको होना ही था, वो लागू हो गया है। तो घोषणा पत्र में मतलब चुनावी एजेंडे में है आपके? हाँ, हमने तो भारतीय जनता पार्टी के नाते इस बात को अपने घोषणा पत्र में रखा था कि हम इसको ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता देंगे जिनको भाषा, राष्ट्र, संस्कृति के आधार पर जिनके साथ भेदभाव इन 3 देशों में किया गया है, उनको भारत की नागरिकता देंगे। अच्छा, जब हम ये सीए की बात करते हैं तो एक और चीज है जिसपे बहुत ज्यादा मिथ्या है या बात होती है, एनआरसी। क्या लगता है कि इसके बाद अब एनआरसी आप लोग लाने वाले हैं, या एनआरसी के लिए ही ये सारी रूपरेखा है, सीए सिर्फ एक नाम है? ये दोनों कंबाइन है, एक जैसा ही है। भाई, हम इस देश में रहते हैं, परिवार में भी हम रहते हैं, तो परिवार में कितने सदस्य हैं इसकी जानकारी परिवार के मुखिया को होती है। एक गांव में कितने लोग रहते हैं, ये उस गांव के प्रधान को, सेक्रेटरी को, एक एक परिवार के व्यक्ति की जानकारी होता है। ऐसा ही ये देश के विषय में है।
इस देश में कौन कौन लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किसका क्या नाम है, इसका अगर एक डॉक्यूमेंट, एक रजिस्टर मेंटेन हो, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसमें उसी को आपत्ति होगी जिसको लगता होगा कि मैं इस रजिस्टर में शामिल होने जैसा नहीं हूं, या अपने आप को भारत का नागरिक नहीं समझता होगा। वरना तो ये तो सब व्यवस्था पहले से है ही। ऐसा कहाँ किसी गांव में, किसी जिले में ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो ये नहीं चाहता हो कि मेरा नाम कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, एंटर्ड है। ये आज भी सभी का पहले से ही। ये खाली मिथ्या है, विपक्ष के द्वारा फालतू की इस तरह की बातें की जाती हैं ताकि ये भ्रम जैसी स्थिति कुछ पैदा की जाए। बाकी तो ये सब डॉक्यूमेंट के लिए है, हर नागरिक का एक नाम लिखा हो, रजिस्टर्ड मेंटेन हो, बस इतनी ही इच्छा है और अपेक्षा है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मुद्दा ही रहेगा क्या? 2024 में भी एनआरसी सरकार फोकस होगा? सर, मुद्दा विपक्ष बनाने का प्रयास उन विषयों करता है जो वास्तव में मुद्दे हैं ही नहीं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं विपक्ष को कि विपक्ष पहली बार देश में इतना कमजोर विपक्ष देखने को मिला है। हमको तो दया आती है इस विपक्ष पर। अगर विपक्ष को सीखना है कि विपक्ष कैसे चलता है तो 2014 से पहले का कार्यकाल विपक्ष का देखना चाहिए। आज जो विपक्ष में बैठे हुए उनको, कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है, राष्ट्र हित में विपक्ष की क्या भूमिका हो सकती है, यही भारतीय जनता पार्टी से सीखने की आवश्यकता है। हम भी विपक्ष में रहे हैं, हमारी पार्टी विपक्ष में रही है, लगातार लंबे समय विपक्ष में रहे हैं हम लोग। विपक्ष में भी कैसे अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा की जा सकती है, क्या राष्ट्र हित के मुद्दे हो सकते हैं, ये सब मुद्दे हमारे समय के चीजों को देख लें तो इनकी समझ में आ जाएगा। मुद्दा कुछ है नहीं, अनावश्यक बातें करते हैं, कभी किसी के कपड़ों को लेकर बात करते हैं, कभी किसी के बाहर आने जाने को बात करते हैं, तो ये अनावश्यक बातें, परिवार को लेकर बातें करते हैं। मुद्दा विहीन विपक्ष है। और मैं तो बल्कि आपके माध्यम से कहूंगा जो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे काम हम लोग सरकार में रहते हुए भी समाज हित के हमारी पार्टी कार्यकर्ता निरंतर लगे रहते हैं। तो मैं तो बल्कि ये कहूंगा, एक उदाहरण देकर आपको बताता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष थे हृदय नारायण दीक्षित जी। विपक्ष के लोग उनके पास आकर व्यक्तिगत रूप से विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्न उनसे लिखवाया करते थे। विपक्ष के लोग भी, पक्ष के लोग तो प्रश्न पूछ सही नहीं है, विपक्ष के लोग। अच्छा। तो अगर हमारे यहाँ सब प्रकार के विद्वान लोग हैं, विपक्ष को ऐसा लगता है अगर उनके पास मुद्दा नहीं, समझ नहीं, तो मैं तो बल्कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी निवेदन करूंगा एक प्रपोज ये भी बना दें कि विपक्ष की राष्ट्र हित में क्या भूमिका होगी, इसके लिए भी कुछ कार्यकर्ता तय कर दें हमारी पार्टी में, तो कम से कम विपक्ष के लोगों को मुद्दा दे दिया करेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करिए। क्योंकि मतलब विपक्ष भी आप चाहते कि आप ही चलाएं, अब वो चला ही नहीं पा रहे, क्या करें? ऐसी बुरी हालत कांग्रेस की हो गई है विपक्ष में रहने के बावजूद भी कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें? आप लोगों के लिए बड़ी चीज क्या है? इंडिया अलायंस बड़ा विपक्ष है या कांग्रेस बड़ा विपक्ष? ये तो उन्हीं को तय करना है, हमारे लिए नहीं। आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटर होता है ना कि अब 2024 चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस से आप लोगों को ज्यादा खतरा है या कांग्रेस से? हमको किसी से कोई खतरा नहीं। ये विपक्ष को की आपस में लड़ाई है, विपक्ष के अलग अलग गुटों की, किसको विपक्ष बनना है। हमारे लिए कोई समस्या विपक्ष की नहीं है। जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को फिर से चलाने का। इनकी लड़ाई आपस में है। कांग्रेस चाहती है कि हम ही विपक्षी भूमिका को लीड करें, लेकिन घटते घटते बहुत नीचे पहुंच गए हैं, स्वयं भी नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे को करने का अवसर भी दे नहीं पा रहे। झगड़ा उनमें आपस में है कि विपक्ष की भूमिका को कौन लीड करेगा। हमें कोई संकट उनसे किसी प्रकार का नहीं, क्योंकि जनता जनार्दन का आशीर्वाद पूरी तरह से हमारे साथ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश पे आते हैं, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें आपसे, तो बड़ा राज्य है, बड़ी सारी सीटें हैं, और विपक्ष में जो बड़ा चेहरा है वो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी होंगी कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि राहुल गांधी तो वायनाड से लड़ रहे हैं आजकल। तो आपको क्या लगता है कि चुनौती है आप लोगों के लिए प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सीटों में या आपकी कैंपेनिंग में? प्रियंका जी तो मुझे लगता है उनके परिवार के लिए आपस में ही चुनौती है कि कौन बहन आगे हो कि भाई आगे हो, उनकी पारिवारिक चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कोई चुनौती का विषय नहीं है। यूपी में बड़ा कैंपेन करती रही है पहले भी चुनावों के दौरान, हाँ, कैंपेन के खुद भी जीती हैं और वहाँ काफी अपना दबदबा रहता है उनका। क्या लगता है कि उस चीज में वो आप लोगों के साथ टकराव में है या पीछे है? कैंपेन, जैसा आपने बताया, कैंपेन करते रहे। कैंपेन के परिणाम पूर्व में भी क्या है आपने देखा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में परिणाम कितने शानदार आए आपने देखे ही हैं। शून्य पर ला दिया इस प्रदेश की जनता ने। तो कहीं चुनौती हमको तो किसी से लगती नहीं, जनता हमारे साथ है।
बाकी तो ये स्वयं अपने आप में चुनौती है अपने परिवारों के लिए, और स्वयं के लिए इनके ये स्वयं अपने लिए चुनौती बने हुए हैं। अच्छा, ये रहता है कि बार बार एक बात उठती है, भाजपा जब काम करती है उसका मैकेनिज्म पे, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोग मैकेनिज्म को देखते होंगे, तो मैकेनिज्म कैसा काम कर रहा है 2024 की सीटों के बंटवारों में और नामों को लेके क्या चर्चाएं चल रही हैं, और खास तौर पे यूपी और जहां से आप आते हैं गाजियाबाद से, किस तरीके का अभी माहौल है जनता के बीच में? मैकेनिज्म की आपने बात की, भारतीय जनता पार्टी का जो मैकेनिज्म है वो बहुत अलग तरह का है। हम यहाँ केवल चुनाव के लिए नहीं है, केवल चुनाव में काम करे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, ऐसा नहीं है। अन्य दलों में क्या होता है कि जिस समय चुनाव आते हैं तब लोग सक्रिय होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 12 महीने 365 दिन सक्रिय रहता है, किसी न किसी कार्यक्रम अभियान पार्टियों के रहते हैं, उनमें हम सक्रिय रहते हैं। बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी की है जो हमेशा सक्रिय रहती है। रही बात आपने जैसा कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी में एक सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो इन सबको तय करता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये उनके निर्णय का विषय है। अच्छा, तो इस पूरे जो प्रक्रिया अभी चल रही है, आपने भी 2019 में दावेदारी रखी थी, क्या रहा था उसका कारण कि आप नहीं लड़ पाए, या अब आपको क्या लगता है कि अब 2024 का समय आ रहा है, क्या आपको फिर से प्रयास करना चाहिए, या आपको फिर से पार्टी आपको कंसिडर कर सकती है या नहीं, उस पे क्या आपका मतलब फोकस रहेगा? मैंने 2019 में प्रयास किया था, अभी 2024 में मैं प्रयासरत हूं, और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि यहाँ ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अन्य दलों में अगर आप देखेंगे तो आपके तुरंत ध्यान में आएगा कि किनकी पार्टी है, उसके कौन मुखिया हैं, फिर आगे उसके कौन अध्यक्ष होंगे, फिर कौन उसके बाद अध्यक्ष होगा, वो सब आपके ध्यान में है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये भी उनके यहाँ लगभग तय होता है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता कौन चुनाव लड़ने वाला है, कहां से लड़ने वाला है। सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों को आज सुशोभित कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जो हमारा नेतृत्व है, आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जिस प्रकार से उनकी नेतृत्व वो करते हैं और चीजों को नीचे तक बारीक तक देखते हैं, तो वो अपने विभिन्न ऐसे कार्यकर्ताओं को, जहां उनको लगता है अपना कार्यकर्ता अच्छा, उसको वहां समायोजन करना चाहिए, वो करते हैं। इसके उदाहरण हमारे सामने भी कई हैं। राजस्थान का उदाहरण हमारे सामने है, मध्य प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने है, ऐसे बहुत सामान्य परिवारों के कार्यकर्ता। और मैं तो ये कहूंगा, आप देखिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वर्तमान में गृह मंत्री हमारे हैं माननीय अमित शाह जी, बहुत सामान्य परिवार से आए, बूथ का काम करने वाले, जगह जगह जाकर पोस्टर चिपकाने का काम करने वाले बूथ अध्यक्ष से काम उन्होंने शुरू किया, और वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, गृह मंत्री हैं वर्तमान में। तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मैं भी 2019 में मैंने प्रयास किया, 2024 में और मैं सब अपने प्रयासों में तेजी से कर ही रहा हूं। तो मुझे विश्वास है अपने शीर्ष नेतृत्व पर, ये चूंकि लंबे समय से मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ, कार्यकर्ता हूँ, तो निश्चित तौर से मुझे यहाँ से अवसर देंगे, और मुझे अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर से मैं जो शीर्ष नेतृत्व अपेक्षा करता है अपने कार्यकर्ता से, उसको जो मोदी जी का विजन है उस विजन के साथ काम करने का प्रयास करूंगा। कोई भी प्रत्याशी हो या कोई भी नाम निकल के सामने आए, तो आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे बात रहेगी आपके यहाँ गाजियाबाद से, क्या चर्चा होगी, किस बेसिस पे पार्टी टिकट बांटे, तो वो क्या मुद्दे या क्या पॉइंट होंगे जिस पे आपको लगता है कि पार्टी को कंसीडर करना चाहिए? किसी भी प्रत्याशी को, मैं नहीं कह रहा कि आप ही को मिले, किसी को भी मिल रहा है तो क्या कंसीडर करना चाहिए? आपका इस पे क्या दृश्य है, क्या देखते हैं? पार्टी का अपना मैकेनिज्म है एक, बहुत सारे सर्वे होते हैं, और इस बार तो और भी एक नमो ऐप के माध्यम से पार्टी ने अवसर दिया है कि सामान्य व्यक्ति भी नमो ऐप पर जाकर के अपनी बात पार्टी के पास भेज सकते हैं कि वो किसको प्रत्याशी चाहते हैं। उसके बावजूद पार्टी के वरिष्ठ जितने नेता हैं उन सब का भी अपना एक मैकेनिज्म काम करता है, वो सर्वे कराते हैं, जानकारी करते हैं, उसके आधार पर प्रत्याशी का निर्णय करते हैं कि कौन प्रत्याशी उपयुक्त रहेगा। स्वाभाविक रूप से कोई भी दल अपने प्रत्याशी ऐसे चाहता है कि वो प्रत्याशी ऐसा हो कि जन सुलभ हो, जनता के बीच में रहने वाला हो, तो स्वाभाविक ऐसा ही कोई भी प्रत्याशी पार्टी मानती ही है। अच्छा, अभी जैसे देखिए अनिल जी, ये हो रहा है ना कि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, कोई भी कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, बहुत नजदीक हो गया जनता के,
तो जनता तो जानती है कि कैसा व्यवहार है, कैसा परिचय है, कैसा व्यक्तित्व है। वो जो निर्णय लेने वाले हैं वो कैसे जानेंगे उस चीज को? उस पे आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसा मानकर चलिए, वो जो निर्णय वाले लोग जिनको आप कह रहे हैं वो सब ऐसे परिवारों से नहीं आए हैं कि वो कोई ऊपर से कहीं से आए हैं, वो इसी व्यवस्था से गए हैं, इसी व्यवस्था से उनका जुड़ाव है। वो नीचे तक के सब लोगों को जानते हैं। हमारी पार्टी में एक पूरा मैकेनिज्म है, उसके माध्यम से हर व्यक्ति की रिपोर्ट, जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं या जिनको कुछ बनाना है, उन सब की जानकारी वो जब चाहें 1 से 2 दिन के बीच में सब रिपोर्ट अलग अलग माध्यम से अपने पास मंगा लेते हैं। और जैसे मेरी अगर बात करें व्यक्तिगत रूप से, तो 25 वर्ष के आसपास से मैं आदमी जीवन में काम कर रहा हूँ, तो बहुत लोगों से मेरा सीधा परिचय है, सीधा मुझे जानते हैं। और भी जो दूसरे लोग प्रयास कर रहे होंगे उन सबको भी। तो इसका यहाँ कोई संकट नहीं है कि भाई जिसको टिकट देना उसके बारे में जानकारी नहीं है। वो नए लोगों के लिए होता है कि भाई कोई नया व्यक्ति आ जाए तो फिर उसके लिए समस्या होती है, बाकी तो लोग। अच्छा, आपने अगर हम आपके करियर की बात करें जी, आपने 25 वर्ष अपना बताया, तो कैसे शुरुआत हुई थी राजनीति में? इससे पहले आपका कैसा बैकग्राउंड था? क्योंकि जैसा हमारी ऑफ कैमरा भी बात हुई तो आप संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो राजनीति की तरफ झुकाव कैसे हुआ और वो कैसे एक दिशा आपको मिलेगी, इस तरफ आना है आपको? मेरी शुरुआत, मैं उस समय ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन में था, तो मेरा संघ से संपर्क आया। संघ के कार्यक्रमों में मेरा 1-2 बार जाना हुआ, तो संघ का अनुशासन, संघ की व्यवस्थाएं देख करके मैं प्रभावित हुआ। अच्छा। विद्यार्थी जीवन में था, तो बस पहली बार जब मेरा ध्वज प्रणाम हुआ तो मुझे वहां की पद्धति, अनुशासन सब इतना अच्छा लगा कि जिस दिन से जुड़ा उसके बाद मैं लगातार सक्रिय रहते और विभिन्न संघ के भी विभिन्न दायित्वों पर, मैंने महत्वपूर्ण दायित्वों पर काम किया है। वो काम करते करते ऐसा बीच में समाया, कुछ लोगों का ऐसा राय, मित्रों का कैसी राय बनी कुछ कि अब भारतीय जनता पार्टी में काम किया जाए। तो जैसे कि हम आपसे जब पूछते हैं कि आरएसएस के बारे में, तो सर आरएसएस के ऊपर काफी सवाल होते हैं, खास तौर पे विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी की तरफ से। तो क्या लगता है कि कोई दिक्कत है या कोई ऐसी बात है जो आरएसएस करता है जिसकी वजह से परेशानियां होती हैं देश में? कोई ऐसा पॉइंट है आप लोगों की तरफ से, कोई लूज पॉइंट? मैं आपको मूल बात बताऊं, जिनके आपने नाम लिए, प्रियंका, राहुल या अन्य और पूरा विपक्ष मान लीजिए जी, भाजपा के बारे में कुछ कहें, वो सवाल जवाब करें तो बात समझ में आती है कि राजनीतिक दल है भाजपा, उनकी भी राजनीतिक दल है, पार्टी टू पार्टी ठीक है। वो बियॉन्ड पार्टी जाकर के जब आरएसएस के ऊपर छीटाकशी करते हैं, तो मेरा उनको भी ये कहना है कि आरएसएस को जानने के लिए आप विपक्ष में रहते जो भूमिका करते हैं, आरएसएस को जानना पड़ेगा, आरएसएस के बारे में कुछ बोलने के लिए। ठीक बात। आरएसएस क्या है ये घर बैठकर नहीं जान सकते। आरएसएस को लगभग 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। बिल्कुल। समाज जीवन में कोई संगठन आज तक, ये कम लोगों की जानकारी में हो, कोई भी संगठन, जितने संगठन आज तक बने हैं, कोई भी संगठन अपने जीवन के बढ़ते हुए क्रम में 100 वर्ष आज तक पूरे नहीं कर पाया। कोई भी संगठन आज तक, ऐसा केवल आरएसएस है जो अपने 100 वर्ष बढ़ते हुए क्रम में करने वाला है पूरे। और आरएसएस को जानने के लिए आरएसएस में काम करना पड़ेगा, आरएसएस में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या विचारधारा है, कैसे काम करते हैं, क्या कार्य पद्धति है आरएसएस की। आरएसएस का विचार केवल राष्ट्रहित का विचार है, देश का विचार, राष्ट्र का विचार उनको पता ही नहीं। जो बात कर रहे हैं कि वो तो आरएसएस वाले तो उनका भी हित चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि वो हमारा हित चाहते हैं। आरएसएस के लिए देश सर्वोपरि है, न कोई पार्टी महत्वपूर्ण है, न कोई दल महत्वपूर्ण है, न कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण। अब हम लोकसभा पे चर्चा कर रहे हैं तो मैं इसी से पूछ लेता हूँ कि आरएसएस चलाती है भाजपा या भाजपा चलाता है आरएसएस? चलाने का विषय ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र पार्टी है। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है और आरएसएस बहुत पहले से है, उस समय ना। फिर आरएसएस वाले लोग भाजपा में क्यों? ये विचार के आधार पर है। कोई दल किसी विचार को लेकर काम करता है और समाज जीवन में कोई व्यक्ति वैसे ही विचार का अपने घर परिवार में रहता है, काम करता है। जब उसको राजनीतिक क्षेत्र में कहीं जाना हो तो ये विचार करता है कि मेरे विचार के अनुसार कौन सा दल इस देश में है, तो जहां उसका विचार मेल खाता है स्वाभाविक रूप से व्यक्ति वहां जाता है। तो इसी प्रकार सब धार्मिक, राष्ट्रीय हित की सोच रखने वाले, आध्यात्मिक चिंतन रखने वाले ऐसे लोग जब राजनीति की तरफ प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं भाजपा की ओर जाते हैं। ये एक मूल कारण है।
लेकिन अगर हम परिप्रेक्ष्य समझें, अगर आप आरएसएस में आए तो आप एक समाज के सेवक हो गए, आपने कहा राष्ट्र के लिए काम करने वाले हो गए, तो जो समाज सेवा में आ गया उसको राजनीति का लोभ क्यों? ये भी तो एक सवाल हो गया ना कि समाज सेवा के लिए आपने आरएसएस ज्वाइन की, समाज सेवा के लिए आप आरएसएस में आगे काम करने लगे, फिर राजनीति में आना। राजनीतिक और ये सिर्फ एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ही है, बहुत सारे बड़े नेता हैं, बहुत सारे चेहरे हैं जो आरएसएस से होके फिर भाजपा में आ गए। आरएसएस गैर राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है। तो समाज सेवा अगर आपको राजनीति के माध्यम से करना है तो स्वाभाविक रूप से आपको राजनीति में प्रवेश करना पड़ेगा, संगठन में काम करना पड़ेगा, चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, संविधान की व्यवस्था है, लोकतंत्र है, उसके ढांचे में आपको चलना पड़ेगा। आरएसएस एक सामाजिक संस्था है, तो सामाजिक संस्था के अनुसार जो काम करना चाहिए, आप ऐसा मान कर चलिए कि आरएसएस तो एक यूनिवर्सिटी है, संस्था है, वहाँ अच्छे लोग तैयार किए जाते हैं, वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति जिस क्षेत्र में जाएगा वहाँ श्रेष्ठ काम करेगा। जरूरी नहीं सब लोग राजनीति में आएंगे, चूंकि राजनीति बड़ा सबको दिखने वाला भी सबको दिखता है। आरएसएस में काम करने वाले लोग बहुत अच्छे व्यापारी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। क्योंकि हमारी दृष्टि उधर नहीं जाती इसलिए हमको दिखते नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में जो आते हैं लोग वो हमको दिखते हैं। अच्छा, ये जो अभी चल रहा है, देखिए मैं क्योंकि कोई भी आप पे आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये जो चल रहा है अभी गाजियाबाद में कई बार देखने को भी मिला है कि पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है कि उनके यहाँ जो सांसद हो वो घरेलू हो या लोकलाइट हो, और मोदी जी भी कई चीज़ों में बात करते हैं कि जो लोकलाइट पर्सन होता है वो ज़्यादा जानता है अपने क्षेत्र के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी इस बात को भूल गई या गाजियाबाद में जनता की बात को सुना नहीं जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में? सबका अपना काम है, जनता को जो कहना, जनता के पास भी कहने के लिए अपने प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। सबको अपनी अपनी बात कहने का अवसर भी है, अपनी बात सब कहते ही हैं। जिनको निर्णय करना वो भी सब चीज़ों को सुनते ही हैं, समझते ही हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का तय है। भाजपा के पास अपना एक सिस्टम मैकेनिज्म है, उसके आधार पर निर्णय करती है। जो निर्णय करती है उसके आधार पर हमारे यहाँ चयन होता है प्रत्याशी का। सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, जनता को भी अधिकार है, अपनी बात कह ही रहे हैं, कहते ही हैं सब। नहीं, मैं इसलिए भी ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद कई अखबारों में पढ़ा है और गाजियाबाद की जो स्थिति है उसको भी लोगों के सामने लाने की हम लोग भी अपने माध्यम से कार्य करते हैं। अभी जो वर्तमान में सांसद है, आपको क्या लगता है संतुष्टि है जनता के बीच उनके कार्यों से, अगर हम उस चीज़ के परिप्रेक्ष्य से समझें? तो आपने जिन समाचार पत्रों में पढ़ा होगा तो आपने निश्चित तौर से कुछ न कुछ कारण रहे होंगे। संतुष्ट अगर जनता नहीं है तो जनता के पास प्लेटफॉर्म है, अपनी बात कहने का विभिन्न माध्यम है, जनता कह ही रही होगी। तो 2024 के चुनाव में फिर इस हिसाब से तो आप लोगों को गाजियाबाद में अपनी जगह ढूंढनी पड़ेगी। नहीं, हम तो ढूंढ ही रहे, हम तो पार्टी कार्यकर्ता हैं। पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते सबको प्रयास करने का सबको अधिकार है, उस नाते सब प्रयास करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमारे यहाँ सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है। नहीं, वो तो आपकी इंटरनल पार्टी का हो गया। अगर जनता ही आपके सांसद से खुश नहीं है या आपकी पार्टी के सांसद से खुश नहीं है तो वो दूसरी पार्टी की तरफ देखेंगी, विपक्ष की तरफ देखेंगी और चेहरों की तरफ देखेंगी। तो आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी सीट वीक है यूपी में या इस गाजियाबाद लोकसभा? जनता की आवाज सबसे अधिक सुनी जाती है भारतीय जनता पार्टी में। हमारे यहाँ आपने जैसे पहले भी कहा, मैंने भी कहा कि यहाँ बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, नीचे तक के कार्यकर्ताओं से राय ली जाती है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता छोटी छोटी चीजों में नीचे तक सब चीजों की जानकारी रखते हैं। तो वो जनता का क्या मन है, कार्यकर्ताओं का क्या मन है, वो सबको ध्यान में रखते हुए निर्णय करते हैं और निश्चित तौर से वो सबके मन के अनुसार निर्णय करेंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। 2 बारी अभी आपकी सरकार रह चुकी है और 2 बारी में ही रिपीट जो होता है, जैसे सरकार का रिपीट हो रहा है, सांसदों का भी रिपीट होता है। तो क्या लगता है कि रिपीट में इस बारी कईयों का टिकट कटा है और कट रहा है, जहाँ जहाँ अभी तक नाम घोषित हो चुके हैं, दिल्ली में और कई जगह, और कई ऐसे चेहरों का भी कटा है जहाँ पे नए चेहरों को लाने का प्रयास हुआ है। क्या लगता है कि यूपी का जब बंटवारा होगा, टिकटों का, नामों का खुलासा होगा, क्या रिपीट को मौका ज़्यादा दिया जाएगा या नए चेहरों पे? ये एक सतत प्रक्रिया है। पुराने लोग काम करते रहते हैं, फिर उनको दूसरे काम में लगा दिया जाता है,
ये सतत प्रक्रिया है, परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसा ये कोई सार्वजनिक निर्णय नहीं होता कि साहब इस बार सबको बदलना है, सबको नया लाना है। ये सीट वाइज होता है, प्रत्येक लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा वाइज होगा। कहाँ बहुत सारी चीजें, आयु देखी जाती है, सक्रियता देखी जाती है, ये सतत प्रक्रिया है, परिवर्तन चलता है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय रहे हैं, पद पे भी रहे हैं, उस हिसाब से अगर समझे सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी अगर हम आपके नजरिए से समझना चाहें, तब आप क्या समझते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव होगा इस बार? पश्चिम सीटों की फेरबदल में घोषित हो चुकी हैं। गाजियाबाद अभी शेष है, सहारनपुर शेष है, मेरठ शेष है, उधर मुरादाबाद शेष है। बाकी सीटों पर तो जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ पे हो चुके हैं। क्या अनुमान है आप लोगों को? जो वहाँ रिपीट किए हैं, ऐसा मोटा मोटा मानकर चल रहे, जहाँ पार्टी को रिपीट करना थे उन्होंने रिपीट कर दिए हैं। अभी संभावना ये है कि जहाँ तो जो बची हैं, क्या लगता है वहाँ नयों को मौका देने के लिए ढूंढ रही है पार्टी? इसकी संभावना है कि वहाँ नए चेहरों का अवसर दिया जाए, इसकी भी संभावना है। तो ऐसी बातचीत चल रही है अंदर? बिल्कुल। तो कुछ आप लोगों को इंसाइट्स मिलते हैं इस चीज के कि अंदर क्या बातचीत हो रही है या क्या निर्णय हो रहे हैं, क्या नाम चल रहे हैं? कुछ ऐसा पता लगता है प्रत्याशियों को या उम्मीदवारों को, दावेदारों को बाहर? नहीं, ऐसा अलग से कोई पता चलता नहीं, लेकिन फिर भी जो अपने देश में से काम करते के कारण जो थोड़ी जानकारियां रहती हैं, तो यही है कि जहां सीट घोषित नहीं की तो वहां संभावना इस बात की है कि वहां नए चेहरों को अवसर दिया जाएगा। ऐसी एक इंटरनल चर्चा पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में है। अच्छा, ये अभी कहीं जैसे राम मंदिर बना है, सबने बहुत खुशी की लहर थी जनवरी से ही, ये भी बिल्कुल चुनाव से पहले तैयारी हुई और बार बार बोला जा रहा था विपक्षी तरफ से जल्दबाजी कर रहे हैं, अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, अभी अधूरा मंदिर है। क्या लगता है कि सिर्फ चुनाव को देखते हुए जल्दी शुरू किया गया या तैयार था? ये तो धर्माचार्य का विषय है, राजनीतिक विषय ही नहीं है। गए तो मोदी जी थे। नहीं, विषय धर्माचार्यों का है, मुहूर्त धर्माचार्यों ने निकाला, समय धर्माचार्यों ने तय किया है, धर्माचार्यों के बीच का विषय है। अब ये तो चूंकि विपक्ष को, मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा कि मुद्दा कुछ है नहीं, तो कुछ भी बात करनी है। 500 वर्ष बाद भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सब लोगों में उत्साह का वातावरण, उत्साह का माहौल है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए सभी को, विपक्ष को भी। तो ये उत्साह आप लोगों के ये काम में आएगा अगर हम 2024 को समझे? ये तो भगवान राम की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, वो सबके काम आ सकती है। जिसकी पात्रता लेने की वो उसको ले ले, जिसकी पात्रता नहीं है वो वंचित रह जाएगा। भगवान राम तो सबके हैं, उनकी कृपा सब पर है। अब जो उसमें जाने में भी परहेज कर रहे हैं तो विचार करें इनको कृपा कितनी मिलने वाली है उनकी। राहुल गांधी जी अभी तक तो गए नहीं है, आपको क्या लगता है चुनाव से पहले जाएंगे? अब ये तो राहुल गांधी बताएंगे, लेकिन अब तो कुछ दिन से वो मंदिर इत्यादि उन्होंने जाना शुरू किया है, माला वाला भी पहनने शुरू किया है, कपड़ों के ऊपर जने हुए भी पहनने लगे हैं, अपने गोत्र इत्यादि बताने लगे हैं वो। तो इस बात से भाजपा डर रही है या भाजपा में कोई संशय? डर नहीं रही, अच्छा, हमको तो अच्छा लग रहा है। कम से कम देश में एक अच्छा धार्मिक माहौल बना है देश भर में, तो राहुल जी भी इस कारण मंदिर दर्शन करने लगे, मंदिर में जाने लगे। वरना उनका तो शायद 1-2 बयान भी इस तरह का आया कि मंदिर जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं, पहले ऐसा बोलते थे वो, लेकिन अब वो ही स्वयं मंदिर जाने लगे। श्री राम जी के अस्तित्व पे भी सवाल रहे हैं कई बार। वो तो ये सब बातें बहुत पहले से चली आ रही हैं। उनका तो एफिडेविट है कोर्ट में, भगवान राम को जिन्होंने काल्पनिक बताया हो, वही चीज, तो वो तो सब लिखित प्रमाण है। लेकिन अच्छा, हम तो ये मानते हैं फिर भी उन्होंने अपनी भूल चूक किया, भगवान राम के बारे में वो सोच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मंदिरों की बात कर रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं जहाँ तहाँ, तो अच्छा ही है, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। भगवान राम तो सबके हैं। सरकार का दायित्व है कि रिपोर्ट कार्ड लाए अपना, और 2024 से पहले जैसे हर सरकार लाती है, आपकी भी लाती है पार्टी, वो आएगा। क्या क्या मुद्दे रहे हैं पिछले 5 सालों के या 10 सालों की अगर हम बात करें, जिन पे लगता है कि बोला भी था और किया भी है आप लोगों ने, तो उनमें क्या क्या मुद्दे हैं जो आप फिर जनता के बीच में रखेंगे कि देखिए हमने ये बात कही थी, हमने इसको प्रूव किया, हमने इसको लागू किया या इसको साबित किया? हमारा घोषणा पत्र जारी होता है भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल। और केवल एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो घोषणा पत्र जारी करती है, और घोषणा पत्र को ही ऐसा मानिए कि उसको पूरा करने का 99% उसको पूरा करती है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी है। अभी हमारा फिर से घोषणा पत्र जल्दी ही आने वाला है। जो पहले हमारे घोषणा पत्र के जितने मुद्दे थे उन सबको हमने किया, अभी फिर हमारा घोषणा पत्र आएगा, उस घोषणा पत्र के आधार पर हम फिर काम करेंगे। एक बड़ी बात आपको बताता हूँ जो ये 5-5 साल की बातों से अलग हटकर है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि
किसी नेता ने देश के प्रधानमंत्री ने 5 वर्ष से अधिक का विजन रखा है। पहली बार आज तक किसी भी सरकार, किसी भी नेता ने 5 वर्ष से ज्यादा की सोच नहीं रखी, हर बात को 5 साल के दिमाग में बांधा है। मोदी जी ने पहली बार ये मैसेज दिया है, ये दुनिया को और देश को ये बताया है कि भारत आने वाले समय में ये विकसित भारत होगा, और विकसित भारत की संकल्प के साथ उसका क्या विजन होगा, कैसे उसको हम करेंगे, क्या हमारा रोड मैप होगा, वो सब उन्होंने प्रस्तुत किया। और उसके लिए सब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, और भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के लोगों के सामने उसको रखा कि हम विकसित भारत के रूप में कैसे हों, ये हमारा अब अगला उद्देश्य है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। 2047 का जो लक्ष्य रखा है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो ये जो लक्ष्य रखा है, तब तक क्या लगता है कि भाजपा रहेगी? क्योंकि बहुत लंबा लक्ष्य है, और इतने लंबे लक्ष्य के लिए जो रख रहा है उसको होना, उसकी आइडियोलॉजी और उसके पर्सपेक्टिव का होना भी तो जरूरी है। व्यक्ति का होना और ना होना महत्वपूर्ण नहीं है, संस्था का होना, विचार। हाँ, वही संस्था ही मैं जानना चाह रहा हूँ कि संस्था रहेगी और संस्था में वो मुद्दों को चलाने वाले रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, विचार हमेशा रहता है। हमारी जो पार्टी है वो विचार को लेकर चल रही पार्टी है, पार्टी रहेगी, लोग आते रहेंगे, नए लोग आएंगे, विचार को लेकर आगे चलेंगे। जिस प्रकार इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली बहुत सारी पीढ़ियां लड़ी, चली गई, अगली पीढ़ी आती है, फिर लड़ी, उससे अगली पीढ़ी आई, फिर लड़ी, पीढ़ियां दर पीढ़ियां संघर्ष करते गए और देश आज़ाद हुआ। उसी प्रकार जो संकल्प लिए गए हैं आगे बढ़ते जाएंगे, संकल्प को पूरा करेंगे। अनिल जी, चुनावी एजेंडा हर किसी का होता है। 2024 में बहुत कम समय है, मेरे हिसाब से अभी 45 दिन में ही सब चीज़ें सामने आने लगेंगी, क्योंकि अप्रैल का ही पहला या दूसरा हफ्ता होगा जब ये चीज़ें खुलेंगी। तो क्या लगता है कि क्या चुनावी एजेंडा है इस बार 2024 लोकसभा चुनावों के लिए? आप भारतीय जनता पार्टी का ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा का ले लीजिए, गाजियाबाद में ले लीजिए, तीनों स्तर पे अगर हम समझें आपसे। देखिए, चुनाव तो नजदीक है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। रही बात चुनावी एजेंडे की, मैंने पहले भी आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सब लोग 365 दिन काम करते हैं। विकास भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा है। अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जो सबसे अंत में खड़ा हुआ है, उसका और कैसे उत्थान हो, उसका कैसे उद्धार हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, सबका एक ही एजेंडा है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, इसका कैसे विकास हो, कैसे उद्धार हो, देश कैसे आगे बढ़े, इसके लिए काम कर रहे हैं। काफी देश भर में एक इंडिया अलायंस चल रहा है, और मैं उस पर सवाल आपसे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो एक बड़ा इस बारी गेम रहेगा 2024 के चुनाव में। तो इंडिया अलायंस जो सीटों का बंटवारा कर रहा है, आपस में तालमेल बिठा रहा है, और पूरा जो गठबंधन बना है कितना मजबूत है, इंडिया को कितना झुका पाएगा? नहीं, आप कैसे देख पा रहे हैं उसको? बाकी तो मुझे तो लगता है कि वो अभी तो इसी संघर्ष में है कि कौन आएगा, कौन जाएगा। सीटों का बंटवारा तो बात की बात है, अभी तो उनका गठबंधन ही ठीक से नहीं हो पा रहा। कभी कोई निकल जाता है, कभी कोई चल आ जाता है। 8-10 वो बैठक अब तक कर पाए। तो बस खाली अपना ठीक है, मीडिया के लिए 2-4 उन्होंने बैठक कर लिए होंगे, इससे ज्यादा मुझे तो कुछ उनका लगता नहीं, क्योंकि आपसी तालमेल, उनके वैचारिक समानता उनमें है नहीं, आपसी तालमेल है नहीं। और ऐसा मानकर चलिए कि संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का वो प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनकी वैचारिक समानताएं नहीं है, अलग अलग सबकी इच्छाएं हैं, सत्ता में भागीदारी करने की इच्छाएं हैं, और सत्ता में भी क्यों रहना है, क्योंकि आपको पता है लंबे समय सत्ता में सब लोग अलग अलग कहीं ना कहीं रहे हैं। वो तो सत्ता में केवल वो काबिज होना चाहते हैं लूट के लिए, और दूसरा उनका कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन उसके लिए भी उनके आपसी तालमेल बैठते नहीं, उनके मतभेद हैं, इस कारण वो साथ चलने की स्थिति में है नहीं। कभी कोई छोड़ देता है, कभी कोई छोड़ देता है। अभी जब ये हम पूरा देख रहे हैं तो काफी मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन इस बीच में एक न्याय यात्रा चल रही है देश में राहुल गांधी जी की। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भी चली। क्या लग रहा है कि उसका प्रभाव, जो वो देश भर में घूम रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, जन जन तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी अन्य कार्यों में बिजी हैं या विकास कार्यों में आप लोगों के बिजी हैं, किसका ज़्यादा प्रभाव होगा जनता के बीच में, और फायदा किस चीज़ का ज़्यादा मिलेगा? अच्छा है, राहुल जी थोड़ा सा देश को जानेंगे, घूमेंगे, क्योंकि लंबे समय नहीं, अच्छा तो है, लेकिन आपको नहीं लगता भाजपा के लिए नुकसानदायक होगा? नहीं, हमारे लिए कोई नुकसानदायक, राहुल जी के लिए अच्छा है, थोड़ा देश को जानने का अवसर मिलेगा, थोड़ा घूमेंगे, जाएंगे, देखेंगे।
क्योंकि वो जिस घर में पैदा हुए हैं, जहाँ उनका रहना सहना रहा है, उन्होंने देश को देखा नहीं है, देश की समस्याओं को जानते नहीं है। तो इस बहाने थोड़ा सा समस्याएं तो क्या, देश में कितना विकास हुआ है, जब वो जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे, तो उन रोडों का उपयोग भी करेंगे जो शानदार रोडें हमारे द्वारा बनवाई गई हैं। तो उन रोडों पर घूमेंगे, देखेंगे, कहीं दर्शन इत्यादि करेंगे, मंदिर जाएंगे। उज्जैन जाना होगा तो शानदार कॉरिडोर बना है, काशी जाना होगा तो शानदार मंदिर बना है। तो जहाँ जाएंगे हमारी सरकार के द्वारा बनाई हुई अच्छी व्यवस्थाओं में रहने का उनको अवसर मिलेगा और देश को जानने का अवसर मिलेगा। उनको जानना भी चाहिए देश को, देश बहुत बड़ा है और उनका अनुभव उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि जिस परिवार में पैदा हुए हैं वहाँ तो ऐसा मान के चलिए कि उनके लिए काम करने वाले बहुत सारे लोग थे। लेकिन ये चूंकि अब जमीन से जुड़े हुए लोग इस समय सत्ता में हैं, जो बहुत चीज़ों को बारीकी से जानते हैं और जमीन से चल कर आए हैं, इनको ऊपर से नीचे जाना है और बाकी नीचे से चलकर ऊपर आए हैं, तो बड़ा अंतर है। अच्छा है, देश को जान लेंगे इस बहाने। अच्छा, जिस तरीके से अभी 3-4 दिन पहले ही हमने देखा कि मनोहर लाल खट्टर जी ने इस्तीफा दे दिया, एक अचानक से इतने सीनियर नेता, ना सीनियर प्रोफाइल, बहुत सी चीज़ें थी। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री जी के बहुत नज़दीकी और ख़ास हैं वो, और उनके समय के साथ के रहे हैं कार्यकर्ता। क्या देखते हैं, क्या वजह थी जो एकदम से छोड़ना पड़ा? नहीं, इसको बाकी लोग कहे देखते हैं छोड़ना पड़ा, क्या लंबे समय से दूसरा टर्म पूरा हो जाएगा, मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ ये सामान्य बात है, जिसको जो जिस समय अवसर मिला उसने अपना वो काम किया। हो सकता है दूसरे किसी अच्छे काम में उनको लगाया जाएगा। नहीं तो ये अगर सामान्य बात है, तो जो नीतीश जी को बार बार भेज देना बाहर, फिर इन ले लेना, ये भी सामान्य बात होती है? क्योंकि वहां तो विचारधारा का भी बात आती है। जी तो अलग दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनकी तुलना नीतीश जी नहीं की जा सकती मनोहर लाल खट्टर जी की। नहीं, वो भी ऐसी है ना, कभी भी छोड़ देते हैं सीएम पद, फिर सीएम खुद ही बन जाते हैं। वो नीतीश जी की तो अपनी पार्टी है, वो अलग विषय है उनका, लेकिन सपोर्ट तो खट्टर जी से नहीं की जा सकती। नहीं, क्योंकि सपोर्ट तो आप लोगों की पार्टी का ज्यादा मिलता है ना उन्हें। हर बारी जब भी वो गिरने लगते हैं, आप लोग उठा के बिठा देते हैं कुर्सी पे। अब कुछ राजनीतिक कारण रहते हैं कि कभी किसी को साथ लेना है, कभी आना जाना उनका बना रहता है। हम तो अपनी जगह स्थिर है, नीतीश जी कभी चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं। इंडिया गठबंधन में भी एक बड़ा चेहरा थे कहीं ना कहीं, और ये भी लग रहा था कि शायद प्रधानमंत्री का फेस भी बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े हों। क्या लगता है कि आपने पहले ही उस चीज़ को भांप लिया था, इसलिए वापस बुला लिया उस चीज़ को? ऐसे देखिए ना, आपने कहा कि वापस बुला लिया, तो हमारे यहाँ तो सबका स्वागत है, वापस बुला लिया तो उनको नहीं। आपको ये खतरा था कि कंपटीटर के तौर पे फेस बराबरी का होगा? कोई कंप्यूटर नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा, जनता ने पूरा मूड बना लिया है, कोई कंप्यूटर नहीं तो है। मोदी जी का कोई कंप्यूटर नहीं है, आप ये मानते हैं? मोदी जी का कोई कंप्यूटर नहीं है। मोदी जी की ख्याति केवल भारत में नहीं, दुनिया में जिस प्रकार से उन्होंने उनकी ख्याति है, उनका कोई कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि देश की जनता मोदी जी के साथ है। गाजियाबाद का आप क्या देखते हैं, क्या मुद्दे होंगे, भविष्य क्या है? क्योंकि पूरी जो चर्चा है, आप गाजियाबाद में रहते हैं, करते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि ये पूरी जो पॉडकास्ट है, हम सभी मुद्दों को टच कर रहे हैं, तो जो लोकलाइट मुद्दे हैं, क्यों गाजियाबाद इसलिए क्यों आप वहाँ से आते हैं, तो क्या आप लोगों को लगता है कि क्या मुद्दे हैं जिसको लेके आप लोग बीच में रहेंगे इस बारी जनता के, खासतौर पे गाजियाबाद के लिए? गाजियाबाद लोकसभा ऐसी लोकसभा है, गाजियाबाद जिला का हो, लोकसभा का हो, कि इस लोकसभा में देश के सभी प्रांतों के लोग निवास करते हैं। बहुत बड़ी लोकसभा है और सब प्रकार के, सब जाति वर्ग के, सब वर्ग के लोग इसमें निवास करते हैं। इसमें बड़े उद्योग के केंद्र भी इसके अंदर हैं, इसमें किसान परिवार भी बड़ी संख्या में रहते हैं, इसमें शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग भी इसमें रहते हैं। यानी बड़ी लोकसभा है और सब प्रकार के लोग इसमें निवास करते हैं। तो आप ऐसा मान के चलिए कि जो जिन जिन क्षेत्रों के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं, सरकार के द्वारा वो सब कर ही जा रही हैं पहले से। लेकिन यहाँ क्योंकि बड़ी क्षेत्र किसान वर्ग का भी है, जो गाजियाबाद लोकसभा के चारों ओर बहुत सारे गांव हैं जो बहुत नजदीक है यूपी का प्रभाव जो है, बिल्कुल। तो किसानों के क्षेत्र में भी बहुत काम सरकारों ने किया है, जैसे किसान समृद्धि योजना है और बहुत सारी चीजें किसानों के क्षेत्र में की हैं। उद्योगपतियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। छोटे मोटे जो काम शेष बचे हैं, आप ये मानकर चलिए कि जनता ने पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर जताया है, मोदी जी पर जताया है। उन कामों को भी
ईश्वर कृपा से हम ही को करने का श्रेय मिलने वाला है। मेरे पास अब इस पॉडकास्ट में एक आखिरी सवाल है, क्योंकि मैं ये सोचा था कि इसके बाद ना लूँ, पर अब आपने एक बात बोल दी, किसान तो देश का किसान परेशान है। आपने कहा कई सारी योजनाएं, लेकिन किसान परेशान है और अभी भी एमएसपी पे मीटिंगें हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी हमने कुछ समय पहले ही हरियाणा का देखा, उससे पहले 1.5 साल आप ही के गाजियाबाद के बॉर्डर को सील करके बैठे रहे। क्या लगता है कि देश का किसान कब समृद्ध होगा? क्योंकि आप कह रहे योजना तो है, लेकिन समृद्ध कब होगा? क्योंकि वो तो परेशान है, वो तो सड़कों पे है। जितना सड़कों पर है केवल वही किसान नहीं है। होता क्या है, कई बार कुछ लोग ये चुनाव से कुछ दिन पहले कुछ लोग अलग अलग मुखौटे लगा करके किसान के नाम पर राजनीति करने के लिए और दिल्ली जैसे क्षेत्र को, बड़े क्षेत्र को बाधित करने के लिए, परेशान करने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं बनाते हैं। हम सबके सामने हम रोज देखते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू सब देखने में आते ही हैं। जैसे आपने कहा किसान परेशान है, तो किसान कहाँ परेशान है? किसान परेशान हो तो बड़ी संख्या में वो ऐसी कोई बात कहे जो समझ में आए। किसान परेशानी, जनता, सरकार किसान की हर छोटी से छोटी बातों को लेकर के बहुत संवेदनशील है। किसान का हित किस में है, ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार से ज्यादा कोई नहीं जानता। और जितना लाभ, मैं ये तो नहीं कहता कि सारे काम हो गए हों किसानों के, या सारे काम पूरे हो किसानों के हो गए होंगे, लेकिन उनके जीवन में जो उठाव आया है, जो उत्थान हुआ है इन 10 वर्षों में, जो अंतर आया है, वो पहले के कार्यकाल में जिस प्रकार की आत्महत्या और जिस प्रकार की परेशानियों किसान रहता था, उनसे आज वो उभरा है और थोड़ा ऊपर आया है। और निश्चित तौर से आने वाले समय अब एमएसपी का विषय ऐसा है कि हर चीज की एमएसपी तय नहीं हो सकती। केवल 6% लोग ही लगभग इसका लाभ उठा पा रहे किसान आज भी एमएसपी का। ये एक बड़ा विषय है। धीरे धीरे चीजें और ठीक होंगी, सरकारें और किसानों के हित में और ऐसे नियम आएंगे और ऐसी चीजें आएंगी जो किसान का और उत्थान होगा और ऊपर उठेगा। हालांकि पार्टी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसी योजनाएं जो केवल किसान के हित के लिए हैं वो जारी हैं। जैसा आपको मैं एक उदाहरण देकर बताऊं, कृषि कार्ड एक जारी किया जाता है। अभी तक क्या होता था, बड़े उद्योगपतियों को लोन मिलता था। अब जमीन के ऊपर, पहले जमीन को मॉर्गेज किया जाता था और बहुत हाई परसेंटेज के ऊपर किसान को लोन दिया जाता था, गिरवी रख करके। आज कृषि कार्ड ऐसा है कि 2-3 दिन के अंदर किसान का कृषि कार्ड बन जाता है। उसको आवश्यकता है पैसे की, वो निकालता है और बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी कि 4% पर किसान को ऋण मिल जाता है। उसका उपयोग करता है, जमा कर देता है। ये भाजपा सरकार में संभव हुआ। तो ये अभी जैसे हम किसान बहुत बार बार क्यों सड़कों पे आता है, आपको क्या लगता है कि सड़क पे आने की वजह क्या है? बॉर्डर से पे जाने की वजह क्या है? दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली क्यों नहीं आने दिया जाता? अगर दिल्ली आना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं या प्रदर्शन करना चाहते हैं या कोई भी मुद्दा रखना चाहते हैं सरकार के सामने, तो दिल्ली आने क्यों नहीं दिया जाता? दूसरे लोगों को परेशान करना, अगर हम दिल्ली को सील कर लें, दिल्ली को बाधित कर दें, तो ये जन सामान्य को, जनमानस के जो रोज की दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसको बाधित करना, ये तो कहीं की समझदारी नहीं। अपनी बात कहने के बहुत सारे माध्यम हैं। जंतर मंतर इसी के लिए है, जिनको आज जंतर मंतर पर आकर बैठे। लेकिन आप रोड पर बैठ जाएंगे, रोड बंद कर देंगे, सील कर देंगे, तो ये सरकारें, शासन, प्रशासन किस लिए है? सबका ध्यान रखने के लिए है। आप किसान के नाम पर, कि हम किसान हैं, किसान के नाम पर कुछ भी करेंगे तो ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का, और बहुत खास अनिल जी, कि जनता की उम्मीदें बहुत कुछ हैं इस साल 2024 में, चुनाव को लेके हो या प्रधानमंत्री को लेके हो, सब चीज़ों को लेके क्या अपील करना चाहेंगे आप जनता से? अपने क्षेत्र की हो, चाहे देश भर की हो, उत्तर प्रदेश की हो, आप लोगों की क्या अपील रहेगी जनता से इन चुनावों को लेके 2024 के? जनता से क्या अपील करना, वास्तविकता तो है कि मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा कि ये चुनाव जनता ने लड़ने का मन बना लिया है। ये चुनाव जनता लड़ रही है, ऐसा मानिए। जनता ने पूरा मूड बना लिया है और हमारी तो पार्टी का नारा ही है, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि फिर से एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। तो हम तो इस लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जनता जनार्दन के साथ मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। 400 पार जाना आसान होगा?
वह पथ क्या पथि कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि बाधाएं प्रतिकूल ना हो। जब लक्ष्य बड़े होते हैं तभी उनको प्राप्त करने में आनंद आता है। ये मोदी जी की सरकार है, उन्होंने वो काम करके दिखाया देश में जिसको लोग सुनने से डरते थे। 370 का नाम लेने से लोग डरते थे। बिल्कुल। अयोध्या में कहा जाता था कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आपके ध्यान में है ना। और वही 370 हट चुकी है, राम मंदिर निर्माण हो चुका है और परिंदों ने पर भी मारा और बड़ी संख्या में हम लोग दर्शन कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। काशी मथुरा अभी भी बाकी है। हाँ, ये आपने अच्छा मुद्दा उठाया। कई बार ऐसा आपने कहा, कई लोग कहते हैं कि भाई ये तो भाजपा का राजनीतिक एजेंडा है, इस तरह के बात बोलते हैं कई तरह के लोग। तो मेरा उन दलों से भी ये कहना है, जैसा आपने कहा कि अभी मथुरा बाकी है, तो इसका श्रेय वो ले सकते हैं मथुरा का, अपनी राजनीतिक एजेंडा में ला सकते हैं इसको। वो कह सकते हैं कि भाई मथुरा में जो मंदिर है उसका निर्माण हम कराएंगे, जो भी होने वाले काम है वहाँ वो कहें तो हो सकता है जनता उन पर विश्वास कर। तो मतलब जो आपके मुद्दे हैं वो ले लें। खुले मुद्दे हैं तो कौन मना कर रहा है। धर्म के मुद्दे हैं, राष्ट्र के मुद्दे हैं, सब मुद्दे पहले सरकारें इनकी रही हैं। इनको लेना होते तो इनकी सरकारें लंबे समय रही, 70 साल कांग्रेस रही, बसपा सबकी सरकारें रही हैं, ये सब स्थान यही थे। भाई अयोध्या में विवाद केवल मंदिर को लेकर था ना। कब बनेगा, क्या तिथि होगी, निर्णय कोर्ट के माध्यम से आएगा, उस पर था। अयोध्या के विकास के लिए बाकी सब चीजें करने के लिए कहाँ मनाही थी। वहाँ एयरपोर्ट बन सकता था, सड़कें अच्छी बन सकती थी, सारे काम हो सकते थे, उस पर थोड़ी कोई प्रतिबंध था। पूर्व की सरकारों ने उस पर क्यों काम नहीं कर लिया। अयोध्या से इतना परहेज हो गया, जहाँ भगवान श्री राम की वो जन्म स्थली है उससे इतना परहेज कि अब वहाँ सड़कें भी नहीं बनाएंगे, वहाँ अच्छी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो मानसिकता साफ दिख रही है उनकी। तो सर, इस पॉडकास्ट में जाते जाते क्या संदेश होगा जो आप देना चाहेंगे देश की जनता को लोकसभा चुनावों के लिए, और जितना अब राजनीतिक पार्टियां एग्रेसिव हो रही हैं उसको देखते हुए? मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जैसे कि पिछले 10 वर्षों से देश में सरकार मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है, जिस प्रकार की जन कल्याण की नीतियां समाज के बीच में हैं, अब कहने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अब सब जानते हैं, सबको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, किनके क्या उद्देश्य हैं, मोदी जी का क्या विजन है, मोदी जी का क्या उद्देश्य है, पूरा देश जानता है। और जो ये आपने गठबंधन की बात की, इनके क्या उद्देश्य हैं ये भी देश जानता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन, हम सब मिलकर के जो लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और जो ये इस प्रकार की मानसिकता के लोग, देश को तोड़ने वाली मानसिकता के लोग, ये सब धीरे धीरे कुछ घर पहुंच चुके हैं अपने, और धीरे धीरे बाकी भी घर पहुंच जाएंगे। और अच्छे लोग राजनीति में रहेंगे तो निश्चित तौर से देश का और तेज गति से विकास भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अनिल सिंह खेड़ा जी, जो कि मुख्य रूप से सारे विषयों पे हमसे बात किए और गाजियाबाद से आते हैं और 2024 की दावेदारी भी प्रमुखता से दिखा रहे हैं अपनी। और लोकसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक है, तो हो सकता है कि गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव की टिकट पे यही हो वो चेहरा जो इस बारी लड़े, या जो भी इनकी पार्टी निर्णय लेगी। आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे और भी इसी तरह की पॉडकास्ट अगर आप देखना चाहते हैं या आप अपनी कोई पॉडकास्ट बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे को कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।